जय हिंद एवरीवन। कैसे हो बच्चा पार्टी? बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग सीरीज एंड पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ये बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो भाई इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना और साथ के साथ में नोट्स भी बनाते जाना। तो भाई सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कि भाई रजिस्टर्स किन किन तरीक़ों से कंबाइन किए जाते हैं। तो यार ये दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है सीरीज कनेक्शन और दूसरा तरीका होता है पैरेलल कनेक्शन। भाई इधर देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि एक वायर आया, एक वायर से सबसे पहले तुम्हारा एक रजिस्टर यहाँ पे जोड़ा, देन तुरंत कंजिक्यूटिवली हमने दूसरा भी जोड़ दिया। हमने किसी भी तरीके से वायर के अंदर छेड़खानी नहीं की। पहले हमने एक वायर के साथ में एक रजिस्टर जोड़ा, देन उसके बाद सेकंड जोड़ दिया। तो भाई जब जब तुम्हारे दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर्स एक साथ सीरीज में कंटिन्यूसली जुड़ जाएंगे तो उसको हम क्या कह रहे होंगे? सीरीज कनेक्शन कह रहे होंगे। ठीक है। सेकंड यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ से सीधे वायर आ रहा था, देन उसके बाद कुछ वायर का पार्ट यहाँ गया, एक वायर का पार्ट यहाँ गया, देन हमने यहाँ पे अलग से एक रजिस्टर कनेक्ट किया, यहाँ पे अलग से किया, देन उन दोनों वायरों को अपन ने अगेन कंबाइन कर दिया। तो जब जब हम एक वायर के दो टुकड़े करेंगे और दोनों में अलग अलग रजिस्टर जोड़ देंगे तो उस तरीके को हम लोग कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। भाई देखिए, व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स। भाई देखो, ये वाला रजिस्टर है जो R1 है, वो यहाँ से लेके A से लेके B तक के बीच में कनेक्ट है। सेम गोज फॉर दी R2 भी तुम्हारा A से लेके B के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है। तो जब जब तुम्हारे सेम 2 पॉइंट्स हो जाएंगे तो हम उसे पैरेलल कनेक्शन कह देंगे। ये वाला डायग्राम देखो भाई, इस वाले डायग्राम में भाई यहाँ पे हमने अमीटर जोड़ रखा है। फर्स्ट क्लास में अपन ने ये पढ़ा था कि अमीटर ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट है। अब देखो, वायर आ रहा था, तुमने अमीटर कनेक्ट कर दिया, देन अगेन वायर चला गया, आगे तुमने रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, देन R2 कनेक्ट कर दिया, देन R3 कनेक्ट कर दिया। मीन्स आपने नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आगे कनेक्ट कर दिए। ठीक है। क्या ये सीरीज में है? सर बिल्कुल सीधी लाइन में आ रहे हैं, तो सीधी लाइन में तो भैया सीरीज माना जाता है। लेकिन जो ये तुम्हारा वोल्ट मीटर है, ये किस में कनेक्टेड है? तो भाई देखो, ये R1 यहाँ से X से लेके और R3 Y से लेके, मीन्स X से लेके Y तक सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और X से लेके Y तक ही तो तुम्हारा वोल्ट मीटर है। तो भाई वोल्ट मीटर इन तीनों के किस में हो जाएगा? ये वोल्ट मीटर तुम्हारा हो जाएगा भैया पैरेलल में। इजी। देन ये वाला डायग्राम देखो, अगेन तुम यहाँ तक करंट फ्लो करवा के ले आए X पॉइंट तक, लेकिन X के बाद Y तक तुम्हारा R1 भी है, X से लेके Y तक R2 भी है, X से लेके Y तक R3 भी है और X से लेके Y तक वोल्ट मीटर भी है। तो भाई जब सेम 2 पॉइंट्स हो जाएंगे तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो भाई जब जब तुम्हें ऐसे करके उस दिखे कि भाई ऐसे करके दे रखा है, देन इसके नीचे एक और रजिस्टर है, एक उसके नीचे एक और रजिस्टर है, तो इस तरीके के कनेक्शन को अपन लोग कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। लेकिन जहाँ पे तुम्हारे एक सीधी लाइन में नंबर ऑफ रजिस्टर जुड़े हुए हों तो उसको आप क्या कह रहे होगे? उसको आप कह रहे होगे सीरीज कनेक्शन। इजी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ पे आपको ये डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम के थ्रू हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि जब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो भाई हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रखा है R1, यहाँ पे दे रखा है R2, यहाँ पे दे रखा है R3, लेकिन यार अलग अलग का थोड़ी इस्तेमाल करेंगे अपन लोग, तो टोटल का इस्तेमाल करेंगे। तो टोटल निकालते कैसे हैं? अब थोड़ा इमेजिन करना भाई। तुम ये देखो कि भाई ये तुम्हारी बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है, तो यहाँ से तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट होके जाएगा, करंट तुम्हारा यहाँ तक पहुँचेगा, देन करंट को एक सीधा पाथ मिल रहा है ना फ्लो करने के लिए, करंट को कहीं और नहीं जाना। वेरी गुड यार, सीधा पाथ मिल रहा है। अगर सीधा पाथ मिल रहा है तो भाई R1 के अंदर तुम्हारा I करंट होगा, R2 के अंदर भी I करंट होगा और R3 के अंदर भी I करंट होगा। लेकिन भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होना चाहिए। तो भाई R1 के अंदर V1 वोल्टेज होगा, Q से लेके S तक R2 के अंदर V2 वोल्टेज होगा, देन T से लेके Y तक R3 के अंदर V3 वोल्टेज होगा। क्यों? क्योंकि भैया इन पॉइंट से लेके इन पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, सेम पॉइंट नहीं है। ठीक है। तो भाई तुम्हारे R1, R2, R3 सीरीज में कनेक्टेड है और तुम्हारा वोल्टेज तीनों में डिफरेंट है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें तो पता चल गई कि सीरीज में वोल्टेज ऑलवेज कैसा रहता है? आप कहोगे सर वोल्टेज ऑलवेज डिफरेंट रहता है। देन करंट कैसा रहता है? करंट ऑलवेज सेम रहता है। ईजी। अभी आओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया इस बैटरी का वोल्टेज V होगा? जी बिल्कुल कह सकते हो सर। देन V तुम्हारा V1, V2, V3 में डिवाइड हुआ होगा, क्योंकि भाई सर्किट तो सेम है और जब सर्किट सेम है तो यही वोल्टेज तो डिवाइड हो के इन तीनों के अंदर जा रहा होगा। ठीक है। अभी आओ
भाई अगर मैं रजिस्टर 1 के लिए बात करूं तो भाई इसमें तुम्हारा V इज टू आई आर लगना चाहिए, ओम्स लॉ है ना। लेकिन इसके अंदर V कितना है, R1 के अंदर है V V1, I कितना है, I तो भैया I है, और रेजिस्टेंस का नाम क्या है, R1 है। इतना इजी। तो भाई V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I R1 आ जाएगा। देन अगर मैं R2 के लिए बात करूं तो भाई R2 के लिए अगेन V इज टू आई आर कहेंगे। V क्या है, V2 है, I तो भैया I है, R क्या है, R2 है, तो भैया V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I R2 हो जाएगी। देन अगर मैं बात करूं R3 के लिए तो भाई ये तुम्हारा क्या है, V इज टू आई आर, अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे। V तुम्हारा V3 है R3 के लिए, I तो भैया I है, और R तुम्हारा R3 है, तो इसके लिए तुम्हारा क्या हो गया, V3 इज इक्वल्स टू I R3। इतना सभी को समझ में आया कि भाई हमने सिंपल ओम्स लॉ लगाया है, वोल्टेज इसके अंदर जितना जा रहा है और जितना करंट जा रहा है उसके हिसाब से हमने नेमिंग कर दी है। लेकिन जब हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी तो हमने देखा भैया V भी है। अब V मतलब भैया V तो पूरे सर्किट के लिए बात हो रही होगी। अब हमने पढ़ा था सर्किट के लिए ऑलवेज V इज टू आई आर होता है, मीन्स टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट और टोटल वोल्टेज। तो क्या मैं V की जगह आई आर लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर लिख सकते हो। क्या मैं V1 की जगह आई आर 1 लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर ये भी लिख सकते हो। क्या मैं V2 की जगह आई आर 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर दी V3, आई आर 3 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे आई आर ऐसे ही लिखे रहने दिया और यहाँ पे तुम्हें आई कॉमन देखने के लिए मिल रहा होगा। देन R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तुम्हारा कॉमन अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कॉमन तुम्हारा I आया था, I से I कैंसल आउट हो जाएगा। देन तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो भाई ये आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया कि जब जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमें निकाल के दीजिए टोटल रेजिस्टेंस, तो आप बस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस देखोगे कितने हैं। अगर 2 हैं तो आप कह दोगे R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, अगर 3 हैं तो आप कह दोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, ईजी। और 4 है तो ऐसे कंटिन्यू करते जाओगे। तो ये तुम्हारा किसके लिए हो गया, ये तुम्हारा हो गया सीरीज के लिए। इतना ईजी है। चलिए आगे। देन भाई यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या कहा है, एन इलेक्ट्रिक लैंप। भाई इलेक्ट्रिक लैंप तो यही दिख रही है, एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका भाई रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है, और उसके साथ में 4 ओम का रेजिस्टेंस है जो कि सीरीज में कनेक्ट है। ये जो 4 ओम का रेजिस्टेंस है क्या सीरीज में लग रहा है, बिल्कुल सिंगल वायर जा रहा है, पहले ये है बाद में ये, किसी भी तरीके का अलग से कोई वायर है ही नहीं, मींस सीरीज में है। वोल्टेज कितना दे रखा है बैटरी का, 6 वोल्ट है, देखो भाई 6 वोल्ट दे रखा है। देन इसने क्या किया, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। भैया टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ये 4 ओम है 20 ओम है, और सीरीज के लिए क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो भैया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देन R1 कितना है, 4 है, R2 कितना है, 20 है, तो भैया टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 ओम आपका हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। इजी बीजी, ओके। देन सेकंड, भैया आपसे कह रहा है द करंट थ्रू द सर्किट। भाई करंट मीन्स आई, इसने ये तो नहीं कहा कि इसमें से करंट निकालो इसमें से निकालो, भाई पूरे में, पूरे की पूरे सर्किट में कितना करंट जा रहा है ये बता दो। तो भैया पूरे सर्किट के लिए ऑलवेज लगाते हैं V इज टू आई आर, जिसमें टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल करंट होता है, टोटल वोल्टेज होता है। टोटल वोल्टेज सर्किट में कितना है, 6 वोल्टेज है। टोटल करंट भैया निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 24 आया। 6 से 1 टाइम्स, 6 से देन 4 टाइम्स, और आई तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है। इजी। देन भाई थर्ड पार्ट आपसे क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। भाई हमने अभी पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज अलग होगा, 1 नाम दे देते हैं, यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज अलग होगा, जैसे V2 नाम दे देते हैं। तो जब सीरीज में वोल्टेज ही अलग अलग है तो कैसे निकालेंगे, तो भाई सिंपल पहले लिखो V इज टू आई आर। लेकिन हम किसके लिए बात कर रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं R1 के लिए। तो भैया R1 के लिए V क्या दे रखा है, V1 दे रखा है। करंट कितना जाता है, तो सीरीज में करंट ऑलवेज सेम होता है, पढ़े हैं अभी। तो भैया करंट कितना आएगा, 0.25। रेजिस्टेंस कितना है भाई, R1 के लिए रेजिस्टेंस है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 वोल्ट। इजी। देन भाई ये तुम्हारा हमने कंडक्टर के लिए तो निकाल दिया, लेकिन लैंप के लिए रह गया। तो भाई फॉर
R2 के लिए बात कर लेते हैं। तो भाई ये तुम्हारा क्या आएगा, V इज टू आई आर आएगा। V क्या है R2 के लिए, ये तुम्हारा V2। I क्या है भैया, I तो सेम रहता है, मीन 0.25। रेजिस्टेंस क्या है इलेक्ट्रिक लैम्प का, ये है 20। तो भाई V2 का मल्टीप्लाई V2 के इक्वल्स टू में, तो भाई जब तुम V2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, और यहाँ पे तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी टोटल 5 वोल्ट। इजी, पक्का। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ के देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। चलो देन हम बात करेंगे कि यार हमने सीरीज़ के लिए तो फॉर्मूला निकाल लिया टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन भैया पैरेलल के लिए क्या करें। तो पैरेलल में सबसे पहले सर्किट समझ लेते हैं। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस 1 है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, और पैरेलल में वोल्टेज है। अब सोच के देखो, एक्स से लेके वाई तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। एक्स से लेके वाई तक R1V तो है, तो R1 में कितना वोल्टेज जा रहा होगा, आप कह रहे हो सर V जा रहा होगा। R2 के अंदर भैया V जा रहा होगा, सेम पॉइंट है एक्स से लेके वाई। R3 के अंदर V जा रहा होगा, तीनों में ही सेम है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब करंट यहाँ तक आया, यहाँ तक करंट आया, तो भाई यहाँ से करंट को 3 रास्ते देखे, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। अब तीनों में ही जाएगा वो तो भाई इसका नाम हो गया I1, दूसरे में जाएगा I2, तीसरे में जाएगा I3। अपन ने लेट कर लिया, और देन यहाँ पे आके अगेन तुम्हारा क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, बिकॉज तीनों वेरिएशन करंट के यहाँ पे आके कंबाइंड हो जाएंगे। इजी। चलो तो मतलब हमने यहाँ से ये सीख लिया कि I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है, ठीक है। अभी ओम्स लॉ लगाते हैं, ठीक है। फॉर R1 के बारे में बात करते हैं, तो भाई V इज टू आई आर होना चाहिए पहले तो, लेकिन V क्या है R1 के लिए, भैया V ही है। I क्या है, I1 है। R क्या है, R1 है। यहाँ से अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूँ तो V अपॉन R1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर, ओके। अगर मैं R2 के लिए बात करूं तो भाई V इज टू आई आर लिखोगे आप लोग, बिल्कुल। वोल्टेज कितना है भैया, वो तो V है। I कितना है, I2 है। R कितना है, R2 के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ से अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूंगा तो I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 आ जाएगा, ठीक है भाई, ये भी आ गया। अगर मैं R3 के लिए बात करूं तो भाई ये तुम्हारा V इज टू आई आर कहा जाएगा। देन इसमें वोल्टेज कितना है भैया, V आ रहा है। I कितना है, I3 है। R कितना है, R3 है। तो I3 कितना आ जाएगा, V अपॉन R3 एम्पियर आ जाएगा। इतना आपने सीख लिया, लेकिन टोटल पूरे के पूरे सर्किट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, तो भैया V इज टू आई आर करते हैं ना। यहाँ से I की वैल्यू तो बताओ, तो I की वैल्यू क्या होती है, V अपॉन R होती है। अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करूं तो I की वैल्यू क्या है, V अपॉन R है। I1 की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर V अपॉन R1 है। सर I2 की वैल्यू क्या है, सर V अपॉन R2 है। देन I3 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R3 है। भाई यहाँ पे तो V अपॉन R ऐसी की ऐसी रहा, लेकिन यहाँ से V कॉमन आ सकता है, लो भैया आ गया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये आपके 3 यहाँ पे बच गए। देन V से V कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1 अपॉन R, और ये R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। देन किसके इक्वल होगा, ये तुम्हारा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 के इक्वल होगा। तो भाई आपसे पूछ लिया जाता है कि टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसा होता है, तो आप कहोगे सारे रेजिस्टेंसेस का इन्वर्स कर दो और उनको भैया प्लस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इजी। चलो देन भाई इसका भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। इसमें न्यूमेरिकल में क्या कहे, सपोज द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हैव वैल्यूज 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। भैया R1 की वैल्यू 5 ओम दे रखी है, R2 की वैल्यू 10 ओम है, R3 की वैल्यू 30 ओम है, ठीक है। विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी से तीनों की तीनों कनेक्टेड हैं, लेकिन कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो आप क्या कहोगे, सर पहला रेजिस्टेंस ये आ गया, सर दूसरा रेजिस्टेंस ये आ गया, सर तीसरा रेजिस्टेंस ये आ गया, ऐसे कह सकते हो। और यहाँ से तुम्हारा कनेक्शन मिल गया बैटरी के साथ में, और ये बैटरी के साथ भाई कितना है, 12 वोल्ट है। R1 कितना था, R1 तुम्हारा था 5 ओम, R2 कितना था 10 ओम, R3 कितना था 30 ओम। पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा, इस तरफ से, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। चलो आगे, कैलकुलेट द करंट
थ्रू ईच रजिस्टर। वाह, क्वेश्चन ने बोला है ये आई टोटल है, इसमें I1 गया होगा, इसमें I2 गया होगा, इसमें I3 गया होगा। तो भैया I1 I2 और तुम I3 की वैल्यू फाइंड करके बता दो कि क्या हो सकती है। ठीक है, तो सोचो थोड़ा कि अगर मैं R1 के बारे में बात करूं तो भाई R1 के लिए V इक्वल्स टू आई आर लगाना चाहिए अपन को, लो लगा दिया। R1 में वोल्टेज कितना जा रहा है भैया, तीनों की तीनों पैरेलल में है तो सेम वोल्टेज जा रहा होगा, मतलब 12 वोल्ट ही जा रहा होगा। I कितना है नहीं पता, तो भैया I1 कह दिया। R1 कितना है, R1 तुम्हारा 5 है, तो भैया I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/5, और ये तुम्हारा काट पीट के आ जाएगा 2.4 एम्पियर। ईजी था, पक्का। चलो भाई देन सेकंड सॉल्व करते हैं। भाई इन्होंने कहा है ईच रजिस्टर, ये तो फर्स्ट के थ्रू हुआ है। अगर R2 के बारे में बात करेंगे तो R2 क्या है, ये भी तुम्हारा V इक्वल्स टू आई आर है। V कितना है 12 है, I कितना है I2 है, और R2 में कितना तुम्हारा रेजिस्टेंस है तो ये 10 है। तो I2 की वैल्यू 12/10 आ जाएगी, 1.2 एम्पियर कह सकते हो आप लोग। ईजी है, ठीक है भाई। देन अगर मैं बात करूं R3 की तो R3 में भी सेम चलेगा, V इक्वल्स टू आई आर कहोगे। V कितना है, सब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। I कितना है सर पता नहीं है, I3 कह दिया। R कितना है सर, R3 तो सर 30 ओम दे रखा है, तो I3 क्या हो जाएगा 12/30, और भाई 3 से कटेगा ये तुम्हारा 4 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, और I3 तुम्हारा कितना आ जाएगा 0.4 एम्पियर। ईजी है, पक्का भाई। चलो देन आगे बढ़ो। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, टोटल करंट इन द सर्किट। वाओ भैया, आई तुम्हारा I1 I2 I3 में टूटा है ना, तो अगर ये तीनों में टूटा है तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि भैया I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगी, कह सकते हैं। तो भाई I1 की वैल्यू 2.4, I2 की वैल्यू 1.2, और देन I3 की वैल्यू 0.4। आंसर क्या हो जाएगा 2, 3 एंड 4 एम्पियर। ये तुम्हारा टोटल करंट आ गया। ये तो पिद्दी का क्वेश्चन था भाई। अभी बात कर रहे हैं टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकाल दो। ये तो भाई आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। आपने पढ़ा था कि भाई इन्वर्स करके प्लस कर दो, लो इन्वर्स करके भाई आपके 3 रेजिस्टेंस हैं तो आपका ये करके फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका 1/R रहा भाई। R1 कितना है, ये आपका है 5, R2 कितना है, ये आपका है 10, R3 कितना है, ये आपका है 30। एलसीएम क्या आएगा 30 आएगा। देन 5 से 6 टाइम्स, 10 से 3 टाइम्स, 30 से 1 टाइम्स, तो भाई आपका ये आ जाएगा 10/30, और एक कटा तो भाई ये आंसर आ गया 1/3। लेकिन याद रखना 1/R इज इक्वल्स टू 1/3 है, लेकिन जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा R इज इक्वल्स टू 3 ओम। मीन्स टोटल सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है 3 ओम। ये चीज़ समझे, था बढ़िया क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ आगे भाई। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद भी ट्राई करना। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये भाई। R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 ओम दे रखी है। R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40 ओम दे रखी है। R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 ओम दे रखी है। R4 की वैल्यू कितनी है 20 ओम है। R5 की वैल्यू 60 ओम है। और बैटरी कितनी की वोल्ट की है 12 वोल्ट की है। ठीक है, और करंट ऐसे करके फ्लो करेगा, पॉजिटिव से ऐसे करके फ्लो जाता है। मीन्स I मैंने यहाँ मान लिया, ईजी। चलो देन मैंने कह दिया कि भैया I1 तुम्हारा R1 में गया होगा और I2 तुम्हारा R2 में गया होगा। ऐसे जाएगा, करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे आगे कंबाइंड हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे भी आगे तुम्हारा I आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। देन यहाँ से ऐसे जाएगा तो भाई यहाँ पे I3 माना मैंने, यहाँ पे I4 माना, और यहाँ पे तुम्हारा I5 माना भी, बिकॉज अगेन डिवाइड होने वाला है ना करंट तुम्हारा। ठीक, चलो देन क्वेश्चन ने कहा टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो। ये लो भाई, आपको भाई R1, ध्यान से देखना, R1 और R2 ये दोनों तुम्हें पैरेलल में नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सब नज़र आ रहे हैं। R3, R4 एंड R5, क्या आपको ये तीनों भी पैरेलल में नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। तो भाई अगर इन दोनों को सॉल्व करूँगा मैं तो भाई ये ऐसे करके रेजिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ तुम्हारी बैटरी है ऐसे करके, ये तुम्हारा दोनों कंबाइंड होके एक रेजिस्टेंस बना देगा। देन उसके बाद ये तीनों भी तो कंबाइंड होके एक रेजिस्टेंस बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे ना।
ठीक है भाई, अगर इन्होंने बना दिया तो अब बताओ भैया ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गए, ये दोनों तुम्हारे अब सीरीज में है ना। ठीक है, तो भाई मैंने कहा कि भाई सबसे पहले मैं निकालूंगा R1 और R2 को पैरेलल में रख के। ठीक है, तो भाई R1 प्लस R2, लेकिन भैया R तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अपन ने कह दिया R डैश। ठीक है, R डैश। चलो भाई देन आगे चलते हैं। देन 1/R डैश, R1 कितना था 10 था, R2 कितना था 40 था, तो भाई 1/R डैश एलसीएम लेंगे 40, यहाँ बचेगा तुम्हारा 4, यहाँ 1 बचेगा। देन 1/R डैश इज इक्वल टू 5/40 आ जाएगा, 5 से 8 टाइम्स कट गया, तो R डैश तुम्हारा कितना आ जाएगा 8 ओम आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये तुम्हारा कंबाइंड होके 8 ओम आया होगा? तुम कह रहे हो कि सर बिल्कुल कह सकते हो सर आप। देन अगर मैं कहूँ कि मुझे निकालना है टोटल रेजिस्टेंस R3 का, R4 का और R5 का, तो भाई अपन लोग ऐसे करेंगे। देन यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के लिए R इस्तेमाल होता है ना, तो आप इसे R डबल डैश कर दोगे। ठीक है, तो R डबल डैश इज इक्वल टू R3 की वैल्यू 30 है, R4 की वैल्यू 20 है, R5 की वैल्यू 60 है, तो भाई 1/R डबल डैश एलसीएम आ गया 60, 30 से कितनी बार जाएगा 2 बार, 20 से 3 बार, 60 से 1 बार, तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू क्या आएगा 3 4 5 6, तो भाई 6/60 और ये तुम्हारा 10 टाइम्स कटेगा, R डबल डैश तुम्हारा आ जाएगा 10 ओम। लेकिन भैया ये दोनों तो अब सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में क्या करोगे टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे, R इज इक्वल टू R डैश प्लस R डबल डैश, तो भाई R तुम्हारा R डैश की वैल्यू थी 8, R डबल डैश की वैल्यू थी 10 और टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपका पूरे के पूरे सर्किट का 18 ओम। इजी था, पक्का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देन उसके बाद आपसे क्वेश्चन बोल रहा है टोटल करंट बता दो सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, तो भैया टोटल करंट कैसे निकालते हैं, भैया ओम्स लॉ लगाते हैं और सब सारी की सारी वैल्यूज टोटल रख देते हैं। तो भाई वोल्टेज कितना है टोटल सर्किट में 12, टोटल करंट निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आया अभी सर्किट में 18, तो भाई 6 से 2 बार, 6 से 3 बार और तुम्हारा करंट कितना आ गया 2/3 एम्पियर तुम्हारा टोटल सर्किट का करंट हो जाना है। समझे इस चीज़ को? ईजी था, इसे अगेन अपने आप करके देखना। ठीक है, चलो आगे। भाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यार हमने सीरीज और पैरेलल तो पढ़ लिया, लेकिन घरों के अंदर डोमेस्टिक भाई हम सीरीज में ज्वाइंट करते हैं चीज़ों को या फिर पैरेलल में, तो आप आंख बंद करके कह दोगे कि घरों में ऑलवेज जितने भी कनेक्शन होते हैं सब पैरेलल में होते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सीरीज में क्यों नहीं है, तो भाई यहाँ पे पढ़ते हैं कि डिसएडवांटेज क्या क्या है जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, तो भाई इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेज ऑल्सो स्टॉप वर्किंग, कि भाई तुम लोग यहाँ पे देख पा रहे होगे ये सारे के सारे बल्ब्स हैं सीरीज में कनेक्टेड हैं और ये तुम्हारी यहाँ पे पावर सप्लाई दे रखी है 220 वोल्टेज की और ये तुम्हारा स्विच है। अगर मैंने स्विच को ऐसे करके क्लोज कर दिया तो भैया करंट ऐसे करके फ्लो करेगा, यहाँ से आई तुम्हारा करंट फ्लो करेगा। और ये कह रहे हैं कि अगर बाय चांस इनमें से एक बल्ब खराब हो गया, मैंने माना ये वाला खराब हो गया, ठीक है, अगर बाय चांस ये वाला बल्ब खराब हो गया तो करंट ऐसे ऐसे करके जा रहा था, ऐसे ऐसे करके जा रहा था, ऐसे ऐसे करके जा रहा था, लेकिन यहाँ तक जाते जाते जैसी मुड़ा भाई ये तो खराब हो चुका है, ये तो करंट को आगे फ्लो ही नहीं होने देगा। अगर करंट फ्लो नहीं हुआ तो क्या सर्किट कंप्लीट हुआ? बिल्कुल नहीं। तो क्या कोई भी बल्ब तुम्हारा जलेगा? डेफिनेटली नहीं जलेगा। तो भाई सीरीज में डिसएडवांटेज है कि अगर एक तुम्हारा बल्ब खराब हो गया तो सारे की सारे बल्ब तुम्हारे खराब हो जाते हैं। समझे इस चीज को? देन सेकंड है ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच। इमेजिन करो कि यार ये स्विच है, मैंने इसको ऑन कर दिया, करंट गया, सबके अंदर गया और सारे की सारे बल्ब चालू हो गए, लेकिन यार मेरा मन कर रहा है कि ये वाला बल्ब बंद होना चाहिए। क्या बंद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे? स्विच को ऑफ करोगे, स्विच को जैसे ही ऑफ करोगे सारे की सारे बंद हो जाएंगे। तो भाई ये भी बड़ी दिक्कत है तुम्हारे सीरीज के अंदर। ठीक है, देन the appliances do not get same voltage 220 voltage as that of the power supply line। भाई इस
सर्किट के अंदर कितना वोल्टेज है 220 वोल्टेज, लेकिन अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं सीरीज में वोल्टेज तुम्हारा ऑलवेज डिफरेंट होता है। तो भैया सबके पास सेम वोल्टेज होगा? अरे भाई बिल्कुल नहीं होगा। सेम वोल्टेज नहीं होगा तो तुम्हारे घर के सारे बल्ब ना अलग अलग तरीके से जल रहे होंगे, कोई ज़्यादा जल रहा है, कोई कम जल रहा है, कोई बिल्कुल ही नहीं जल रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे ये कह रहा है कि इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच। हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चा R=R1 + R2 + R3। अब सोचो इतने सारे बल्ब्स हैं, इतने सारे बल्ब्स को आप रेजिस्टेंस को ऐड करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ नहीं गया, और जितना टोटल रेजिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही करंट कितना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट का अपोज ज़्यादा होगा। ईजी। चलो भाई, देन यार क्वेश्चन ये बनता है कि हम पैरेलल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे कौन से एडवांटेज हैं। ठीक है, तो भाई उनके बारे में बात करते हैं। पहले आप यहाँ पे देखो यार, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तुम्हारा ये वाला बल्ब जुड़ा हुआ है, सेम पॉइंट से तुम्हारा ऐसे करके ये तुम्हारा ये वाला बल्ब जुड़ा हुआ है, सेम पॉइंट से ऐसे करके तुम्हारा तीसरा बल्ब जुड़ा हुआ है, और ऐसे ही करके सारे बल्ब जुड़े हुए हैं। जब सेम पॉइंट हो जाते हैं तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तो हम तो कह देते हैं भैया पैरेलल कनेक्शन है। तो भाई फर्स्ट पॉइंट इसमें देखिए, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल, करंट भैया ऐसे जा रहा था, ऐसे गया तो कुछ करंट इधर आया, कुछ करंट इधर आया, कुछ करंट इधर आया, कुछ इधर आया, कुछ इधर आया, कुछ इधर आया। भैया इसके अंदर जो करंट आ रहा था मैंने ऐसे स्विच जोड़ दिया, ये बल्ब मेरा खराब हो गया। क्या भैया यहाँ से करंट ऐसे नहीं जा सकता है? भैया रोकने वाला ही नहीं है कोई, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और तुम्हारा स्विच क्लोज है तो भैया ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर ये भी खराब हो गया तो तुम्हारा करंट यहाँ से जा रहा होगा, ये वाला जल जाएगा, ये वाला भी जलेगा, ये वाला भी जलेगा, ये वाला भी जलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर एक बल्ब या दो बल्ब खराब हो जाते हैं तो भाई उनका इफेक्ट बाकी किसी बल्ब के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ईजी बीजी। ठीक, देन each electrical appliance has its own switch due to which it can be turned on or off। आप लोग देख पा रहे होगे हर बल्ब का अपना सेपरेट स्विच है, तो आपको जिसको जलाना है जलाओ, जिसको नहीं जलाना मत जलाओ। घर के आप बोर्ड देखोगे तो अगर आपको पंखा चलाना है तो आप पंखा चलाते होगे, आपको लाइट जलानी है तो लाइट जलाते होगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक स्विच ऑन किया और घर के सारे अप्लायंसेज एक साथ चालू हो गए। ठीक है, वो से सीरीज में होता है। देन ये वाला पॉइंट हम लोगों ने अभी अभी कर लिया कि सेम वोल्टेज होता है बिकॉज सेम पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम पॉइंट है। एंड द लास्ट वन इज भाई ओवरऑल रेजिस्टेंस है ना पैरेलल में, वो कम हो जाता है। कम कैसे हो जाता है भैया, हम तो उल्टा करके इन्वर्स करके ऐड करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इन्वर्स करके ऐड करोगे तो भाई चीज़ें तुम्हारा जो उनकी वैल्यू है वो कम हो जाएंगी। ईजी। तो भाई यहाँ तक का था तुम्हारा सीरीज और इलेक्ट्रिक पैरेलल कनेक्शन। हम एक फर्दर अलग से सेपरेट क्लास कर लेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, उनको सॉल्व करके जाइए आप लोग। भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो भाई हमने पढ़े थे 4 फैक्टर। फर्स्ट तुम्हारा था फैक्टर लेंथ, सेकेंड तुम्हारा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, याद आ रहा होगा आपको। देन हमने थर्ड पढ़ा था तुम्हारा होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, याद आ रहा है आपको कि हमने पढ़ा था कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा। और देन तुम्हारा फोर्थ कौन सा था? फोर्थ भैया हुआ करता है टेम्परेचर। तो भाई लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, है ना, ऐसे करके पढ़ा था। एरिया के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। नेचर ऑफ द मटेरियल वो अलग अलग मटेरियल का भाई रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर के साथ में भी तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। देन विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और थिन वायर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एक तुम्हारा मोटा वायर है और एक तुम्हारा पतला वायर है, तो बताओ किस में से करंट भैया इजीली फ्लो करेगा? तो भाई करंट इजीली फ्लो कराने के लिए मुझे रेजिस्टेंस बिल्कुल कम करना पड़ेगा। अब भाई इसका एरिया देखो और इसका एरिया देखो, एरिया किसका ज़्यादा? भैया इसका ज़्यादा। और रेजिस्टेंस और एरिया क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो भैया एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। एरिया मोटे वाले का ज़्यादा मीन्स थिक वायर का, ठीक है, थिक वायर का तुम्हारा एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, और जितना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा करंट तुम्हारा उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इजी बिजी। चलो देन let the electrical resistance of an electrical component remains constant
while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value, what change will occur in the current? oh wow भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है V इज टू आई आर, जो फॉर्मूला होता है ना उसमें R तुम्हारा कांस्टेंट है, उसका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, फिक्स्ड वैल्यू। तो भैया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, और V की वैल्यू है ना इन्होंने हाफ कर दी है। अगर V की वैल्यू हाफ कर दी है तो भाई V जितना कम होगा उतना ही करंट कम होगा, बिकॉज दोनों भैया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। था बढ़िया क्वेश्चन। आ जाओ भाई, देन फोर्थ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे आएगा देन फोर्थ, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या कहा है, ये कह रहे हैं वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय। हमने पढ़ा था कि टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन में ऑलवेज अलॉय का तुम्हारा इस्तेमाल किया जाता है, और उस अलॉय का नाम भी क्या है, नाइक्रोम अलॉय है। तो भाई बताइए क्यों इस्तेमाल किया। तो हमने 2 पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट ये था कि भाई अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिससे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, हीट ज़्यादा जनरेट करता है, ठीक है। देन और सेकंड पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट ये था कि भाई इट डज नॉट गो ऑक्सीडेशन। भाई इजीली ऑक्सीडाइज ही नहीं हुआ। जब तुम्हारा इजीली ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा तो भैया क्या वो जलेगा, बिल्कुल नहीं जलेगा। तो भैया बस वहाँ पे रेड हॉट होता रहेगा, ये वर्ड याद रखना, वो तुम्हारा सिर्फ रेड हॉट होता रहेगा, इजी। देन भाई फिफ्थ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आयरन और मर्क्यूरी इन दोनों में से बेटर कंडक्टर कौन है। अब सोच के देखो, बेटर कंडक्टर तो वही होता है ना जो करंट को इजीली फ्लो करा दे। इजीली फ्लो कौन कराएगा, जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो तुम्हारा आयरन होता है ना, इसकी रेजिस्टिविटी होती है 10 × 10⁻⁸ ओम मीटर, और जो तुम्हारा मर्क्यूरी होता है इसकी रेजिस्टिविटी होती है 94 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो भाई जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसका भैया रेजिस्टेंस ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके अंदर करंट कम, और जिसका भैया रेजिस्टिविटी कम होगी उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटर कंडक्टर कौन सा हुआ, बेटर कंडक्टर हुआ आयरन, और सेकंड में आपसे वही पूछ रहा है, इजी बिजी। तो भाई यहाँ पे अपन लोग अपना चैप्टर फिनिश करते हैं इस वीडियो के लिए। सो थैंक यू चैम्पियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अगेन आपको रिकॉल करा देता हूँ कि अपन लोग आप लोगों के लिए एक सेपरेट क्लास अरेंज करेंगे जो कि आपका सीरीज़ और पैरेलल से रिलेटेड होगा, उनके न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, जिससे आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाई आपको भाई ये चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से या फिर नहीं आ रही हैं। थैंक यू सो मच।